नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस पेपर में ट्रेड थ्योरी के इलेक्ट्रिशियन से संबंधित 50 प्रश्न है और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सभी प्रश्नों को ज़रूर देखें। और जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आईटीआई में पिछले पेपर में से काफ़ी प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे प्रश्नों से। और प्रश्न संख्या 1 है कि किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम निम्न में से किसका बना होता है। फ्रेम कहते हैं मशीन की बॉडी को, यानी मशीन की बॉडी किस धातु से बनी होती है, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। तो मशीनों की बॉडी 2 धातुओं की होती है, एक होती है कास्ट आयरन और एक होती है कास्ट स्टील। तो इसमें कास्ट स्टील का ऑप्शन तो दिया नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा कास्ट आयरन और बी उत्तर सही कर देंगे। अगर आपसे कोर के बारे में पूछा होता, जैसे इंडक्शन मोटर की स्टेटर कोर, तो फिर ए उत्तर कर देते और उसका उत्तर होता सिलिकॉन स्टील। तो अगर कोर के बारे में पूछते तो ए उत्तर हो जाता सिलिकॉन स्टील, और बॉडी के लिए पूछा है तो उत्तर होगा बी कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है कि सामान्य तौर पर स्लिप रिंग निम्न में से किसके बने होते हैं। स्लिप रिंग का पूछा है, और दूसरा जो होता है वो कम्यूटेटर होता है, अपन जानते हैं। कम्यूटेटर होता है हार्डड्रान कॉपर का, यानी कठोर खिंचा हुआ तांबा, और स्लिप रिंग जो होती है वो या तो होती है पीतल की यानी ब्रास की, और या होती है वो फास्फर ब्रॉन्ज की। तो इस प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया गया था तांबा, कार्बन, फास्फर ब्रॉन्ज और एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सी उत्तर सही हो जाएगा कि जो फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है स्लिप रिंग। तो सी उत्तर होगा फास्फर ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है कि 5 एम्पियर 3 फेज और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर के 4% स्लिप है। रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान पूछा गया है, तो आपको बता दें कि रोटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंटू प्रतिशत स्लिप, या अंशीय स्लिप कह दो, एक ही बात है। यानी रोटर फ्रीक्वेंसी को अपन FR से दर्शाते हैं और ज्ञात करने का सूत्र होता है S इंटू एफ। S फॉर स्लिप और F का मतलब है सप्लाई फ्रीक्वेंसी या स्टेटर की फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं। तो जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान इस प्रश्न में हमें 50 हर्ट्ज दे रखा है और मोटर में स्लिप दे रखी थी 4%, तो अपन जब इस प्रश्न में रखेंगे तो आपको बता दूं फिर से एक बार, जो स्लिप होती है वो आपकी अंशीय स्लिप होनी चाहिए। तो हमें 4% दिया गया था, तो 4/100 कर देंगे, और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो स्टेटर फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज थी, तो उत्तर आ जाएगा 2 हर्ट्ज। सी ऑप्शन सही करेंगे कि रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। वैसे भी आपको बता दें कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है स्टेटर की, तो आपके रोटर ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लिप की आधी हो जाती है, यानी जो स्लिप हमें दी गई थी उसका हाफ कर दो, आ जाता है। और वैसे भी आपको बता दें कि पूर्ण भार पर मोटर की स्लिप 2 से 5% तक होती है, इसलिए रोटर फ्रीक्वेंसी का मान पूर्ण भार पर बहुत कम होगा। सामान्यतः इसका उत्तर आता है 0.5 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 1.5 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, इसके आसपास ही होगा। अगला चौथा प्रश्न है कि यदि NS सिंक्रोनस स्पीड हो और S% स्लिप है, एस स्लिप है, तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक रनिंग स्पीड कितनी होगी। वास्तविक रनिंग गति जो होती है वो रोटर गति कहलाती है। अब आपको सिंक्रोनस गति पता है और स्लिप पता है, तो रोटर गति पूछिए। देखिए इसका उत्तर ऑप्शन ये होता है, एक तो अपने पास तरीका ये है कि जो सिंक्रोनस गति होती है वो मोटर की 100% गति होती है। अगर अपन इसको प्रतिशत में ना माने तो हम यूँ कहें कि सिंक्रोनस गति जो होती है वो इकाई होती है। अब मोटर सिंक्रोनस गति पर नहीं चलती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर सदैव सिंक्रोनस गति से कम गति पर गतिमान होती है। इसलिए मोटर जिस गति पर चलेगी वो कितनी होगी, स्लिप उसमें से घटा दो। यानी मोटर को एक इकाई यूनिट पर चलना चाहिए था, गति पर चलना चाहिए था, उसमें से जो एस स्लिप होगी वो घटा दो। बची हुई गति पर मोटर चलेगी, और वो गति जो है वो किसका है, सिंक्रोनस स्पीड का है। यानी उसको सिंक्रोनस गति से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि किसी मोटर में 4% की स्लिप है, तो मोटर अपनी 100% गति पर चलनी चाहिए थी,
4% की स्लिप हो गई तो मोटर किस गति पर चल रही है? 96% गति। और ये 96% किसका है? सिंक्रोनस गति का। यानी हम सिंक्रोनस गति का अगर 96% निकाल दें तो भी रोटर गति आ जाती है। यानी रोटर गति कैलकुलेट करने का एक तरीका ये होता है कि आप इकाई 100% या इकाई मान लीजिए, तो उसमें से स्लिप को घटा दो। अब अगर अपन स्लिप को इकाई मान लें तो वो जो आपका प्रतिशत में ना लेके इकाई में ले लें तो वो जो 4% स्लिप अपन ने मानी थी वो 0.04 हो जाती। यानी मोटर इस समय अपनी जो गति आ रही है वो 0.96, यानी मोटर सिंक्रोनस गति के 0.96 पर काम कर रही है। तो इस प्रश्न चौथे का उत्तर होगा सी कि 1 माइनस स्लिप इंटू NS, NS यानी सिंक्रोनस गति। यानी इकाई में से स्लिप घटा दो, वो गति जो स्लिप हो गई बची हुई गति पर मोटर चलनी है। और वो गति किसकी होती है? सिंक्रोनस गति की होती है। इसलिए सिंक्रोनस गति से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो अगला 5वां प्रश्न है कि एक 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर में आपको मोटर के बारे में कथन दिए गए थे, सही कथन की पहचान करनी है। ए ऑप्शन दिया कि मोटर चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में स्टार्टिंग के समय का पावर फैक्टर उच्च होगा। नहीं दोस्तों, मोटर के ये सारे ऑप्शन पावर फैक्टर और रनिंग स्टार्टिंग के समय की बात की गई थी। तो आपको मैं बता दूं, किसी भी मोटर में नो लोड पर पावर फैक्टर का मान 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। लेगिंग तो होगा ही होगा पावर फैक्टर तो, लेकिन जब इंडक्शन मोटर भार पर चलती है तो 0.7 से लेकर 0.9 तक मोटर का पावर फैक्टर हो सकता है। क्योंकि अगर स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर है तो 0.7 से 0.8 होगा, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो 0.8 से 0.9। यानी मोटर का भार पर पावर फैक्टर कितना आया? 0.7 से 0.9। तो कंडीशन क्या थी कि जब मोटर पर भार बढ़ता गया तो पावर फैक्टर का मान भी बढ़ता गया, और जब मोटर अपने निर्धारित भार पर पहुंच जाती है तब पावर फैक्टर कुछ हद तक घटकर वापस अपने लेवल पर आ जाता है। यानी पावर फैक्टर मोटर में भार के आधार पर कैसे बदलता है? तो आपको एक लाइन में उत्तर बता दूं कि भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, और जब मोटर पर भार स्थिर हो जाता है और पूर्ण भार आ जाता है तब पावर फैक्टर घटकर अपने लेवल पर आ जाता है। यानी एक बार जैसे जैसे भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पावर फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, और हो सकता है कि वो 0.98 तक चला जाए। फिर जब मोटर में भार स्थिर हो जाता है तो वो आकर रुक जाता है। यानी स्टार्टिंग के समय मोटर का पावर फैक्टर कम होगा और रनिंग के समय ज़्यादा होगा। तो इस 5वें प्रश्न का अपन उत्तर करेंगे बी कि मोटर के चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में स्टार्टिंग का पावर फैक्टर कम होगा। तो इसका बी उत्तर कर देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप की आकृति कैसी होगी। तो आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो स्लिप पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्लिप के साथ घटता भी है और स्लिप के साथ बढ़ता भी है। यानी ना तो हम इसको एक ये कह सकते हैं कि टॉर्क और स्लिप समानुपाती होते हैं, और ना ये कह सकते हैं कि टॉर्क और स्लिप व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग के समय मोटर में स्लिप अधिक होती है, टॉर्क भी अधिक होता है, और जैसे जैसे मोटर में स्लिप घटती जाती है तो टॉर्क मोटर का और बढ़ता जाता है। क्योंकि मोटर में सबसे स्टार्टिंग के समय 100% स्लिप होती है, लेकिन बाद में घटती जाती है और वो लगभग 2 से 5% तक आ जाती है। तो जब मोटर में स्लिप घटती गई तो टॉर्क बढ़ता गया। लेकिन जब मोटर में स्लिप और घटती गई, और अगर आपकी स्लिप का मान 0 हो जाता है तो फिर टॉर्क भी घटने लग जाता है और वो भी 0 हो जाता है। क्योंकि इंडक्शन मोटर का रोटर कभी सिंक्रोनस गति पर चल ही नहीं सकता। यदि स्लिप का मान 0 होता है इसका मतलब रोटर गति और सिंक्रोनस गति बराबर हो गए, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। और यदि ऐसा हो जाता है तो मोटर का टॉर्क 0 हो जाता है। यानी स्लिप 0 है तो टॉर्क भी 0 है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर अपन देखें तो स्लिप घटने पर टॉर्क बढ़ा। यानी ये जो आकृति बनती है ये आयताकार आकृति बनती है, और अपन इसका सी उत्तर कर देंगे कि आयताकार पैराबोला यूनिट बनती है इसकी एक। यानी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती भी होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अल्टरनेटर बदलता है। तो अल्टरनेटर एक प्रकार का जनरेटर है और वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ए उत्तर कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगला प्रश्न है कि इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप का मान कितना होता है। तो 2 से 5% तक होती है। उत्तर दिया गया है 100, 0, 5 और 40, इसलिए सी उत्तर कर देंगे कि इंडक्शन मोटर में 5% स्लिप होती है। अगला प्रश्न है कि स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को कहाँ वरीयता दी जाती है। आपको बता दें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क अधिक होता है, स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर का टॉर्क कम। इसलिए उत्तर होगा कि जहां हमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता हो
तो ए उत्तर करेंगे। जहाँ स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो, जैसे क्रेन और होएस्ट में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, क्योंकि वहाँ पर अपन को स्टार्टिंग टॉर्क अधिक आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है। वही प्रश्न आ गया जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे कि टॉर्क और स्लिप में क्या संबंध होता है। अब टॉर्क जो है वो स्लिप के प्रत्येक समानुपाती भी होता है और प्रत्येक से विपरीत अनुपात में भी होता है। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, पर ए और बी दोनों ऑप्शन तो दिया नहीं, इसलिए अपन इसका डी करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो स्लिप के समानुपाती भी है और व्युत्क्रमानुपाती भी है। तो इसका उत्तर डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि कैपेसिटर में स्टार्ट होने वाले एकल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होगा। कैपेसिटर स्टार्ट है तो अब आपको बता दें कि कैपेसिटर नाम आने से आपको पावर फैक्टर लीडिंग नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपकी इंडक्शन मोटर है ना, चाहे वो 3 फेज की हो चाहे वो सिंगल फेज की हो, उसका पावर फैक्टर हमेशा लेगिंग ही होगा। और इस प्रश्न में अपन को लेगिंग का एक ही ऑप्शन दिया गया है और वो है आपका डी कि 0.6 लेगिंग पावर फैक्टर। तो 0.6 लेगिंग कर देंगे, क्योंकि कैपेसिटर वहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क या फेजंतर उत्पन्न करने के लिए लगाया जा रहा था। फिर भी कैपेसिटर लगने से स्टार्टिंग वाइंडिंग में लीडिंग धारा हो जाती है, इसलिए पावर फैक्टर में कुछ सुधार अवश्य हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाली इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होगा। वैसे तो कोई भी इंडक्शन मोटर हो उसका स्टार्टिंग, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है, क्योंकि मोटर सेल्फ स्टार्ट होती नहीं है। लेकिन जब कैपेसिटर हमने लगा दिया तो मोटर स्टार्ट तो हो ही जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि मोटर, इंडक्शन मोटर जैसे छत पंखे कोई मान लीजिए, तो स्टार्टिंग में वो क्या धीमी गति से चलती है और रनिंग में आने में वो 20 से 30 सेकंड का समय ले लेती है। इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क जो है उसको अपन निम्न करेंगे, यानी टॉर्क के मोटर का स्टार्टिंग में कम होता है, क्योंकि धीरे धीरे रनिंग में या स्पीड पकड़ता है, वो तुरंत स्पीड नहीं आती। इसलिए बी उत्तर करेंगे कि उसका टॉर्क निम्न होता है। अगला प्रश्न है कि रिलक्टेंस मोटर किस प्रकार की मोटर है। हिंदी में इसको प्रतिष्ठम्भ मोटर कहते हैं, आपको बता दें, और ये एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो ये है कि रिलक्टेंस मोटर एक प्रकार की अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, यानी इसको एक्साइटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये बिना एक्साइटेशन वाली मोटर है। अब प्रश्न में ये होगा कि उत्तर दिया गया डबल एक्साइटेशन, सिंगल एक्साइटेशन, और या तो ए या बी दिया गया, डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे घ कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रिलक्टेंस मोटर एक प्रकार की अनउत्तेजित मोटर है, उसको उत्तेजन नहीं किया जाता। सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह कौन सी सिंक्रोनस मोटर है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, जिसके रोटर को उत्तेजित नहीं किया जाता, तो वो रिलक्टेंस मोटर ही होती है, प्रतिष्ठम्भ मोटर कहते हैं हिंदी में इसको। उत्तर आएगा घ कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मोटर हाई पावर फैक्टर पर संचालित होगा, यानी कौन सी मोटर ऐसी है जिसका पावर फैक्टर उच्च होगा। तो इन सब में पावर फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें उत्तर आएगा कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि कैपेसिटर रन मोटर जो है उसमें कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ स्थायी रूप से लगा रहता है, तो मोटर का पावर फैक्टर 0.6 से 8 के बीच में ही लैगिंग होगा, इतना नहीं हो सकता। हालांकि इसमें यूनिवर्सल मोटर भी दी गई है और यूनिवर्सल मोटर का भी पावर फैक्टर अच्छा होता है। अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग पावर फैक्टर के संशोधन के उपकरण के रूप में कब किया जाता है। ये कम लिखा हुआ है, कम नहीं है, कब किया जाता प्रश्न है। तो सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी मोटर किसी भी पावर फैक्टर पर चल सकती है, यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग। तो सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, और जब इसको पावर फैक्टर सुधारने के लिए अपन उपयोग में लेते हैं तो वो ओवर एक्साइटेड होती है, यानी इसको अति उत्तेजित करके अपन चलाते हैं जब वो लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रही हो, और इस समय अपन इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो इस 15वें प्रश्न का उत्तर होगा ग कि जब लीडिंग पावर फैक्टर पर मोटर चल रहा हो उस समय पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेंगे। अगला प्रश्न है कि अगर कोई सिंगल फेज मोटर न स्टार्ट हो तो इसका संभावित कारण क्या है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट न हो तो ये कह रहा है कि साइक वाइंडिंग ओपन हो गई हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगला है कि रनिंग वाइंडिंग ओपन, फिर भी नहीं चलेगा, फ्यूज उड़ गया हो तब भी नहीं चलेगा। तो इसका डी उत्तर आएगा कि उपरोक्त सभी कारक सही है। अगला प्रश्न है वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस प्रकार की मोटर का उपयोग करोगे। ऑप्शन दिए गए थे यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर, स्ट्रेसिस मोटर और रिलक्टेंस मोटर। तो ऑप्शन को देखते हुए अपन करेंगे ए कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग अपन वैक्यूम क्लीनर में करेंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कोई सीलिंग फैन चालू होकर धीमी गति से और उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी एक तो गति धीमी और एक उल्टा घूम रहा है, मतलब कैपेसिटर उसका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि छत पंखे को चलाने के लिए कैपेसिटर की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा गी, सी उत्तर करेंगे
कि कैपेसिटर इसका निष्प्रभावी हो गया, निष्क्रिय हो गया, कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कैपेसिटर ही प्रॉपर जो इसको चलाने के लिए था। अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर का संचालन निम्न में से किस पर किया जा सकता है, यानी कौन से पावर फैक्टर पर कर सकते हैं। तो प्रश्न आ गया, आपको पहले बताया था सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है और हम इसको लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस बात पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखना है रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है, क्योंकि जब रोटर की एक्साइटेशन परिवर्तित करेंगे तो आर्मेचर धारा परिवर्तित होती है, स्टेटर का बैक ईएमएफ परिवर्तित होता है और उससे मोटर पावर फैक्टर भी सुधर जाता है या बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होगा, ये निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है, यानी मोटर में जो पावर डेवलपमेंट होगा वो मैक्सिमम पावर डेवलपमेंट कब होता है, ये तीन कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो है कि हमने मोटर के रोटर को एक्साइटेशन कितना दिया, दूसरा है सप्लाई वोल्टेज का मान कितना था, और नेक्स्ट है कपलिंग एंगल की मैक्सिमम वैल्यू। तो कपलिंग एंगल के जो अधिकतम मान है वो 90 डिग्री पर होता है। कपलिंग कोण कहते हैं इसमें, लोड एंगल या कपलिंग एंगल कह सकते हैं अपन इसको। जनरेटर हो तो लोड एंगल होता है और मोटर हो तो इसको अपन टॉर्क एंगल के नाम से जानते हैं। तो रोटर की उत्तेजना, सप्लाई वोल्टेज और कपलिंग कोण तीनों पर निर्भर करता है मोटर कितना पावर डेवलप करेगा। अगला प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड में निम्न उत्तेजित होने की दशा में क्या होगा। निम्न उत्तेजन का मतलब है अंडर एक्साइटेड। जब मोटर अंडर एक्साइट हो तो वो लैगिंग पावर फैक्टर पर चलती है, यानी अनिम्न उत्तेजित हो तो इसका उत्तर आ जाएगा बी कि लैगिंग पावर फैक्टर पर चलेगी। यदि यही प्रश्न आपका अति उत्तेजित के लिए होता तो फिर उत्तर कर देते ए कि वो लीडिंग पावर फैक्टर पर चलेगी, और यदि उसकी एक्साइटेशन नहीं हो तो मोटर आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी। और यदि इसमें लेवल एक्साइटेशन की बात करते हैं तो फिर घ उत्तर कर देते, डी उत्तर होता कि वो इकाई पावर फैक्टर पर चलेगी। अगला प्रश्न है कि किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग क्यों की जाती है। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के दो उद्देश्य है। एक तो मोटर सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए भी होती है डैम्पर वाइंडिंग, यानी मोटर जो सेल्फ स्टार्ट विधि होती है उसमें हम रोटर पर एक अतिरिक्त वाइंडिंग ही करते हैं। ये केज वाइंडिंग की तरह ही होती है, शॉर्ट सर्किटेड चालक होते हैं। तो ये डैम्पर वाइंडिंग एक तो मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए काम में आती है। दूसरा, सिंक्रोनस मोटर में एक दोष पाया जाता है जिसको हंटिंग दोष कहा जाता है। तो वो हंटिंग को समाप्त करने के लिए भी अपन डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। डी उत्तर हो जाएगा कि हंटिंग को रोकने के लिए और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए, खैर टॉर्क प्रदान करने के लिए कह सकते हैं या स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करने के लिए कह सकते हैं, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए और डैम्पिंग समाप्त करने के लिए। तो इसका घ उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में से किस पर निर्भर करती है, यानी मोटर में बैक ईएमएफ कितना बनेगा ये किस बात पर निर्भर करता है। तो बैक ईएमएफ जो है वो रोटर एक्साइटेशन पर निर्भर करता है, यानी रोटर को हम कितना उत्तेजित कर रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है, रोटर एक्साइटेशन पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा है कि वो रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करता है। अगर अंडर एक्साइट करेंगे तो बैक ईएमएफ कम होगा, लेवल एक्साइट करेंगे तो बैक ईएमएफ बराबर होगा और ओवर एक्साइट में बैक ईएमएफ अधिक बनता है। अगला प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में से क्या नहीं बदला जाता है, यानी ट्रांसफार्मर किसको नहीं बदलता। देखिए, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए लगाया जाता है जिससे धारा परिवर्तित हो जाती है, यानी वोल्टेज और धारा दोनों को तो वो परिवर्तित कर देता है। अगर वोल्टेज को अपन स्टेप अप करेंगे तो धारा स्टेप डाउन हो जाती है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन अपन को फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता, यानी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है वो एक बराबर ही होता है। अगर वोल्टेज को वो कितने स्टेप अप या स्टेप डाउन कर दे, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्रीक्वेंसी का मान सदैव एक बराबर रहता है। अगला प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को निम्नलिखित में से कैसे रोका जा सकता है, यानी कॉपर लॉस को हम कैसे रोक सकते हैं। कॉपर लॉस को रोका तो नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है, क्योंकि कॉपर लॉस I² × R है। अगर वाइंडिंग बनाने के लिए हम कोई कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करेंगे तो उसका प्रतिरोध जरूर होगा, और जब बाहर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो I² × R तो होगा। यानी रोका तो नहीं जा सकता लेकिन कम कर सकते हैं, और कम करने का तरीका ये होता है कि हम वाइंडिंग के संपर्क प्रतिरोध को अगर कम कर दें तो कॉपर हानि कम हो सकती है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग होता है, यानी प्राइमरी वाइंडिंग आपसे लो वोल्टेज हाई वोल्टेज के लिए पूछा गया, तो आपको बता दूं कि लो वोल्टेज हाई वोल्टेज कभी फिक्स नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है इसकी परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग हम उसको कहते हैं जो सप्लाई से संयोजित होती है, और सेकेंडरी उसको कहते हैं जो लोड से कनेक्ट होती है। इसलिए जिस तरफ हम इनपुट देंगे वो प्राइमरी बन जाएगी। तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी लो वोल्टेज की होगी या हाई वोल्टेज की, ये कभी फिक्स नहीं किया जा सकता। वो लो वोल्टेज की भी बना सकते हैं और हाई वोल्टेज की भी बना सकते हैं। इसका सी उत्तर सही होगा। ट्रांसफार्मर में
वो लो वोल्टेज की भी हो सकती है, हाई वोल्टेज की। मान लीजिए कि कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जो 11 किलो वोल्ट को 110 किलो वोल्ट में स्टेप अप करता है। अगर अपन 11 किलो वोल्ट इनपुट देंगे तो प्राइमरी लो वोल्टेज की हो गई, लेकिन अगर 110 किलो वोल्ट की इनपुट आ रही है किसी सब स्टेशन पर तो वो उसके लिए हाई वोल्टेज की प्राइमरी हो गई। तो प्राइमरी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज दोनों ही हो सकती है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं। अब ये जो बात है ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। एक बात बता दें आपको कि ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है या विद्युत वाहक उत्पन्न होता है वो टर्न की संख्या के समानुपाती होते हैं। इसलिए जो वाइंडिंग अधिक वोल्टेज की है उसमें अधिक टर्न होंगे और लो वोल्टेज वाले में कम टर्न होंगे। तो इसका बी उत्तर सही हो जाएगा कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में अधिक टर्न होते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग में कम, हाई वोल्टेज में अधिक। यानी टर्न के वोल्टेज जो है वो समानुपाती है, तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे वोल्टेज उतनी अधिक होगी। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की साइड पे फिर टर्न की संख्या अधिक होगी। अगला प्रश्न है कि डीसी मोटर के लेप वाइंडिंग में हमेशा ब्रशों की संख्या कितनी होती है। लेप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर होती है, तो इसका अपन ख उत्तर सही कर देंगे कि लेप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है। अगर वेव वाइंडिंग होती तो उसमें सदैव 2 होते हैं। ये लेप वाइंडिंग का प्रश्न पूछा गया था, तो लेप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या, क्योंकि आपको मैं बता दूं वाइंडिंग में ब्रश उतने ही लगते हैं जितने धारा के लिए रास्ते हो। प्रश्न क्या है दोबारा सुन लीजिए, आपसे ब्रशों की संख्या पूछी गई है, धारा के लिए रास्तों की संख्या नहीं पूछी गई। लेकिन जितने धारा के रास्ते होते हैं उतने ब्रश लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक रास्ते से धारा एकत्रित करने के लिए ब्रश लगाने पड़ते हैं। तो ब्रशों की संख्या उतनी होती है जितने की रास्ते होते हैं। तो लेप वाइंडिंग में जो रास्ते समांतर रास्तों की संख्या होती है उनको ए से दर्शाया जाता है, वो पोल की संख्या के बराबर होते हैं। इसलिए ब्रशों की संख्या, पोल की संख्या और रास्ते तीनों बराबर हो जाते हैं। तो इसका उत्तर ख होगा कि पोल की संख्या के बराबर, क्योंकि ब्रश उतने लगेंगे जितने रास्ते और रास्ते उतने होते हैं जितने पोल। अगर आपसे वेव वाइंडिंग के लिए पूछा जाए तो वेव वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या सदैव 2 होती है, वहाँ पर पोल का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, ए बराबर 2 होता है, यानी समांतर रास्तों की संख्या 2 होती है। लेप वाइंडिंग में समांतर रास्तों की संख्या पोल के बराबर होती है, यानी वेव वाइंडिंग में कितने भी पोल हो 2 ही ब्रश लगेंगे, धारा के लिए 2 रास्ते होते हैं। लेप वाइंडिंग में धारा के लिए उतने ही रास्ते होंगे जितने ब्रश जितने पोल है और फिर उतने ही ब्रश लगेंगे। अगला प्रश्न है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया से एक 2 प्रभाव उत्पन्न होते हैं, एक को कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और एक को कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग। तो ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है ये आर्मेचर रिएक्शन के उस क्रॉस मैग्नेट प्रभाव को ख़त्म करने, निष्क्रिय करने के लिए लगाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में संयोजित की जाती है। मोटे तार कम टर्न की होती है और इसमें चलने वाली धारा आर्मेचर की विपरीत दिशा में चलती है, यानी ये आर्मेचर के बराबर चुंबकीय क्षेत्र तो बनाती है लेकिन विपरीत दिशा में। इसलिए आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और मेन फील्ड फ्लक्स सुरक्षित रहता है, इसलिए ये क्रॉस मैग्नेट। हालांकि इसका उत्तर क्रॉस मैग्नेट नहीं होगा, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज को ख़त्म करता है, ये डीमैग्नेटाइज को ख़त्म करता है, क्रॉस मैग्नेट को नहीं करता। क्रॉस मैग्नेट के लिए तो हम GNA MNA को एक खिसकाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन घ करेंगे कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आर्मेचर प्रतिक्रिया के 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है क्रॉस मैग्नेट और दूसरा होता है डीमैग्नेटाइज यानी विचुंबकन। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो विचुंबकन प्रभाव को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं, क्रॉस मैग्नेट को नहीं। अगला प्रश्न है कि सॉलिड एंगल की इकाई क्या है। ठोस कोण की इकाई पूछी गई है, तो ठोस कोण की इकाई जो है वो स्ट्रेडियन होती है। और अगर आपसे यही समतल कोण की पूछ लेता, ठोस कोण की इकाई स्ट्रेडियन और समतल कोण की इकाई पूछ लेता, तो उत्तर होता बी, रेडियन। यानी समतल कोण की इकाई होती है रेडियन और सॉलिड एंगल जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेडियन। और अगर डिग्री के लिए बात कर लेते तो वो होती है सिंपल कोण की, अगर बात करें एंगल की बात करता तो वो डिग्री में होता है। अगला प्रश्न है कि 3 फीट की फ्लोरेसेंट ट्यूब की मानक वाटेज कितनी होती है। तो इसको 3 फीट कह दो या 120 सेंटीमीटर कह दो। और घरों में सामान्य उपयोग के लिए, ऑफिस में सामान्य उपयोग के लिए जो फ्लोरेसेंट लैंप उपयोग किया जाता है वो 3 फीट 120 सेंटीमीटर वाला ही होता है और उसकी रेटिंग 40 वाट की होती है। तो इसका उत्तर बी होगा, 40 वाट हो जाती है। अगला प्रश्न है कि ल्यूमन प्रति वाट किसकी इकाई है। ल्यूमन प्रति वाट वैद्युतिक दक्षता की इकाई है, प्रदीप्ति दक्षता की इकाई होगी, सॉरी वैद्युतिक दक्षता नहीं, प्रदीप्ति दक्षता की होती है। तो इसका डी उत्तर होगा कि दीप्ति दक्षता की होती है। दक्षता ज्ञात करने का सूत्र होता है आउटपुट बटे इनपुट। एक लैंप आउटपुट के रूप में हमें प्रकाश प्रदान करता है और इनपुट के रूप में वो विद्युत शक्ति लेता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रदीप्ति दक्षता की इकाई होती है। सारी इकाइयाँ एक बार रिपीट करवा देते हैं, सुन लीजिए। अगर ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करता तो फ्लक्स की इकाई जो होती है
वो आपकी ल्यूमन होती है। प्रदीप्ति तीव्रता की बात करें तो ये होती है कैंडला में, ज्योति तीव्रता जो होती है वो आपकी कैंडला में होती है। और अगर चमक या चौंध के लिए बात करें तो ये आपकी होगी एंगस्ट्रॉम में, जो पराबैंगनी किरणें होती है। अगला प्रश्न है कि किसी इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर कितना होगा। इनकैंडिसेंट लैंप को हिंदी में उद्दीप्त लैंप कहते हैं और ये धारा के तापीय सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय सिद्धांत पर आधारित होते हैं, क्योंकि गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनका प्रतिरोध उच्च रखा जाता है, तो उच्च प्रतिरोध वालों का पावर फैक्टर इकाई कह सकते हैं, यानी इकाई पावर फैक्टर होगा। अगला प्रश्न है कि एक एलईडी लैंप का पावर फैक्टर कितना होगा। एलईडी का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इसमें डायोड लगे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो पावर फैक्टर उच्च होगा। इसका उत्तर भी अपन ए कर देंगे। अगला प्रश्न है कि फ्लोरेसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट कब देखी जा रही है, यानी लैंप फ्लक्चुएटर कर रहा है, फ्लिकर कर रहा है। मान लीजिए कि वो प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो रहा है या स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसा तब होगा जब अंडर वोल्टेज हो। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ऐसा तब होता है जब अंडर वोल्टेज हो, यानी निर्धारित मान की वोल्टेज अगर उसको नहीं मिलेगी तो ऐसा होगा। ए उत्तर कर देंगे इसका कि कम वोल्टेज होगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्यूबलाइट में चौक का उद्देश्य क्या है। चौक का उद्देश्य है स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना, स्टार्टिंग के लिए वोल्टेज अधिक उत्पन्न करना और बाद में उस वोल्टेज को कार्यकारी वोल्टेज तक कम करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कि करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करना, यानी स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करती है चौक। हालांकि वो स्टार्टिंग हेतु ट्यूब को उच्च वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वो हाई वोल्टेज भी उत्पन्न करती है उसी समय। अगला प्रश्न है कि लाल रंग के तार आमतौर पर पाए जाते हैं, तो रेड कलर पूछा गया आपसे, रेड कलर फेज का होता है, तो इसका उत्तर अपन सी कर देंगे फेज। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, फेज के लिए 3 रंगों के तार होते हैं और वो होता है आपका रेड, येलो और ब्लू, यानी RYB, रेड, येलो और ब्लू। अर्थ के लिए जो होता है वो होता है ग्रीन, और जो न्यूट्रल होता है इसके लिए होता है बी फॉर ब्लैक, यानी हरा अर्थ के लिए, काला न्यूट्रल के लिए और लाल, पीला और नीला ये फेज के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, तो लैंप का फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है, इसका डी उत्तर कर देंगे। लैंप का फिलामेंट पूछा गया टंगस्टन का, इसलिए क्योंकि इसका कार्यकारी तापमान अधिक होता है और उच्च प्रतिरोधी धातु भी है। अगला प्रश्न है कि एयर सर्किट ब्रेकर में आर्क को समन करने के लिए किसका माध्यम का उपयोग करते हैं। नाम से ही पता लग रहा है एयर सर्किट ब्रेकर है, यानी सर्किट का मेक और ब्रेक जो होता है वो एयर, हवा के माध्यम से होता है, तो इसमें डी उत्तर हो जाएगा। ये जो नेचुरल एयर होती है, वातावरण की एयर होती है, वो होती है, कंप्रेस्ड एयर नहीं होती है। ध्यान रखिए, अगर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता प्राकृतिक हवा और एक होता कि वायु दाब वाला, तो फिर अपन प्राकृतिक हवा कर दें। अगर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता तो उसमें आता वायु दाब, क्योंकि कंप्रेसर से एक चैम्बर में उच्च दाब की वायु भरी जाती है और उससे सर्किट को मेक और ब्रेक कराया जाता है। अगला है कि SF6 जो गैस होती है वो कौन सी होती है। ये सर्किट ब्रेकर में ही लगती है, SF6 सर्किट ब्रेकर आता है एक है, और इसका पूरा नाम होता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर करेंगे डी कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस होती है और ये सर्किट ब्रेकरों में लगती है। अगला प्रश्न है कि EHT लाइन के लिए अनुप्रयोग किया जाने वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा है। EHT का मतलब होता है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यानी अति उत्तेजित वोल्टेज है। तो फ्रेंड्स इसमें तो अपन ABCB का उपयोग करेंगे, यानी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है तो अपन इसका ए उत्तर कर देंगे। ये जो SF6 है सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये 6.6 kV में सामान्यतः उपयोग करते हैं अपन, है ना। EHT लाइन में अपन इसका उपयोग नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम कब होती है। तो ऑप्शन लॉसेज के आधार पर दिए गए थे, और एक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता मैक्सिमम है वो तब होती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस का मान बराबर हो। अपन इस प्रश्न का ए उत्तर कर देंगे कि लोहे हानियाँ और ताम्र हानियाँ जब एक दूसरे के बराबर हो तब ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है कि एक अल्टरनेटर की करंट समीकरण I बराबर 42.4 साइन 628 t हो तो इस करंट का औसत मान कितना होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो करंट की समीकरण ज्ञात करने का तरीका है ये मैक्सिमम धारा का सूत्र होता है, यानी धारा जब मैक्सिमम ज्ञात करनी हो तो इसको पूरे तरीके से इन्होंने लिखा नहीं, हिंदी में कन्वर्ट करते समय लिख दिया। सूत्र आपका प्रॉपर तरीके से ये है कि 4.4 साइन 628 और t, ये जो कैलकुलेट करते हैं ये धारा का आपका मैक्सिमम या शिखर मान होता है। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आप इन बाकी कारकों को छोड़ दीजिए। शिखर मान है आपके धारा का 42.4 एम्पियर, आपको इसका औसत मान ज्ञात करना है। औसत मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इस शिखर मान को 0.637 से आप गुणा कर दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। और जब अपन 42.4 को 0.637 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 27 एम्पियर। तो अपन इसका उत्तर कर देंगे ए
ये 27 एम्पियर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दो अल्टरनेटर सही तारतम्य के साथ संचालित हो, इस तारतम्य शब्द का पूरा मतलब तो नहीं पता क्या है, लेकिन आई थिंक इस तारतम्य का मतलब है सिंक्रोनाइजेशन, यानी जब प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो चुके हैं दो अल्टरनेटर तो उनका तारतम्य पावर कितना होगा। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन ही होता है, यानी वो सिंक्रोनाइज करते समय पावर डिलीवर कितनी कर सकते हैं। तो आपको बता दें, ऐसे अल्टरनेटर जो होते हैं जनरेटिंग स्टेशंस हैं जो प्रॉपर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो, तो ये अनंत बस बार कहलाती है या अनंत लाइन से जुड़ा अल्टरनेटर कहलाता है, यानी इस लाइन के आगे अनंत भार संयोजित किया जा सकता है। इसका उत्तर बी होगा कि अनंत शक्ति वो प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रिलक्टेंस मोटर है, यानी रिलक्टेंस मोटर किस प्रकार का मोटर है। तो रिलक्टेंस मोटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है। अब सिंक्रोनस मोटर के लिए अगर अपन बात करें तो सेल्फ स्टार्ट होने वाला मोटर, ये सेल्फ स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन सिंक्रोनस मोटर है सेल्फ स्टार्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जो डी ऑप्शन दिया है वो दिया है कि इनमें से सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी ऑप्शन दिया है कि डीसी एक्साइटेशन की ज़रूरत वाला, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिलक्टेंस मोटर को डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती, रोटर उत्तेजित करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका सी उत्तर हो नहीं सकता। इसलिए फिर डी इनमें से सभी होगा नहीं। तो फिर अपने पास दो ऑप्शन बचे कि वो सेल्फ स्टार्ट भी होती है और समान गति से। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक सिंक्रोनस मोटर है और सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान 0 होता है, मोटर सदैव एक नियत गति से चलती है। तो अपन इसका उत्तर करेंगे बी कि समान गति से चलने वाला मोटर है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रेसिस मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि स्ट्रेसिस मोटर जो होती है इसका रोटर कठोर स्टील का बना हुआ होता है, ना तो इसमें कोई वाइंडिंग होती है ना किसी प्रकार के कोई स्लॉट काटे जाते हैं। तो मोटर जो है वो स्ट्रेसिस हानि के सिद्धांत पर काम करती है। स्ट्रेसिस हानि उच्चतम होती है और वही टॉर्क के रूप में अपन काम में लेते हैं, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगर कोई खास अनुप्रयोग की ज़रूरत हो जहाँ पर हमें हाई स्पीड और स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत हो तो निम्नलिखित में से किस मोटर को वरीयता देंगे। यानी उच्च गति भी चाहिए और स्टार्टिंग में अधिक टॉर्क की भी आवश्यकता है, तो उच्च गति के लिए अपन यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करेंगे। ए उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है कि छत पंखे में कौन सी मोटर होती है। अब वैसे तो छत पंखे में स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है, यानी कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ में स्थायी रूप से लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा इस प्रश्न में ऑप्शन है नहीं। फिर अगर ऑप्शन देखें तो अपन यूनिवर्सल मोटर नहीं कर सकते, स्प्लिट फेज मोटर नहीं होती, डबल कैपेसिटर मोटर नहीं होती, तो ऑप्शन बचा कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। हालांकि वैसे तो नाम होना चाहिए था स्थायी कैपेसिटर मोटर, बट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी हम एज ए ऑप्शन उसको समझ सकते हैं क्योंकि वो मोटर भी स्टार्ट तो कैपेसिटर से ही हुई ना। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो मोटर कैसे स्टार्ट होती, इसलिए फिर अपन इसका डी उत्तर करेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगला प्रश्न है कि स्टेपर मोटर क्या है एक प्रकार की। तो ये एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है स्टेपर मोटर भी, और अपन इसको पल्स देते हैं तो रोटर इसका उत्तेजित होकर आकर्षित होता है स्टेपर मोटर का। तो ये एक प्रकार में 2 फेज की मोटर होती है, 2 फेज पर प्रचालित होने वाली एक तरह की मोटर है।